नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार अपनी कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कैंसर के ऊपर अवेयरनेस पे डिस्कशन करेंगे। आज 7 नवंबर है और 7 नवंबर को हम लोग हर साल नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। 7 नवंबर को ही दिन इसलिए चुना गया कि आज के ही दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का जन्म हुआ था। वही मैडम क्यूरी हैं जिन्होंने रेडियम की आविष्कार की थी और ये रेडियम आगे चल के और कैंसर के मरीजों में क्या इलाज में एक वरदान साबित हुआ। और आज भी कैंसर के मरीजों के उन्हीं के बताए हुए थ्योरी पे रेडियोथेरेपी से ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करने का इम्पोर्टेंस क्या था, क्या जरूरत था? हम लोग को जरूरत था, भारत में जरूरत था। हमारे कैंसर के मरीज ठीक नहीं होते, मैं बार बार अपने टॉक में बोलता हूँ, और अमेरिका में कैंसर के मरीज ठीक हो जाते हैं। एक 80-20 का फॉर्मूला मैं लगभग हर टॉक में बोलता हूँ। अमेरिका में 80% मरीज पहले दूसरे स्टेज में आते हैं, हमारे यहाँ 80% मरीज तीसरे दूसरे स्टेज में आते हैं। पहले दूसरे स्टेज में ठीक होने का चांस 80% है, तीसरा में 20%, चौथा में 0%। तो अमेरिका में जो 80% मरीज पहले दूसरे स्टेज में आते हैं उनमें ठीक होने की चांस 80% है, और हमारे यहाँ 20% ही मरीज पहले दूसरे स्टेज में आते हैं। तो हमारे 20% ही कैंसर के मरीज का चांसेस है 80% की वो ठीक हो जाएंगे। तो मैक्सिमम मरीज जो हमारे 80% तीसरे या चौथे स्टेज में आते हैं, जहां ठीक होने के चांस नहीं के बराबर है या 20% है। तो हम भी अवेयरनेस ला के डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज में जागरूकता अभियान चला के, डिफरेंट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, मोहल्ला में, स्कूल, कॉलेजेस में जागरूकता अभियान चला के हम भी अपने मरीज को तीसरे चौथे स्टेज से पहले दूसरे स्टेज में ले आए, जब वो कैंसर के हॉस्पिटल में पहली बार कदम रखते हैं। इलाज की सुविधा की कमी नहीं है भारत के किसी भी बड़े शहर या स्टेट कैपिटल में, लेकिन चूंकि दुख की बात है कि हमारे मरीज एडवांस स्टेज में आते हैं। तो इस एडवांस स्टेज में जो मरीज पहली बार कैंसर हॉस्पिटल में ही कदम रखा, तो एडवांस स्टेज में उसको हम कैसे अर्ली स्टेज में कन्वर्ट करें, यहीं पे अवेयरनेस का रोल आता है। अवेयरनेस बोले तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन कारणों से कैंसर होती है और क्या शुरुआती लक्षण है कैंसर के। अगर कारण में हम जाए तो तंबाकू का सेवन पहला नंबर पे है, दूसरा नंबर पे भी तंबाकू का ही सेवन आएगा। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी या किसी भी रूप में 1/3 कैंसर का इंसिडेंस करता है। अगर हम तंबाकू को पूरी तरह से बैन कर दें तो नए कैंसर के केसेस सीधे 30% कम जाएंगे, सीधे 30%। और अगर मुंह के कैंसर में जाए तो 90%। मेरा खुद का ही एक एम्स दिल्ली का स्टडी था जिसमें 90% मरीज जो मुंह के कैंसर के थे, उन्होंने ये हिस्ट्री दिया कि हमने जीवन काल में कभी न कभी लंबे समय तक बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा का सेवन किया है। फेफड़े का कैंसर 70% और ओवरऑल पूरे कैंसर देखे तो 30%। तो तंबाकू के सेवन को पूरी तरह से हमें नकारना होगा, बहिष्कार करना होगा। उसके बाद आता है हमारे कंटेक्स्ट में अगर देखें तो बिहार में तो या इंडिया के बहुत सारे और स्टेट में तो हेपेटाइटिस बी, सी, ये जो लीवर का बोलते हैं कि हेपेटाइटिस से जॉन्डिस होगा, ये होगा, ये अल्टीमेटली लीवर कैंसर करते हैं। सर्वाइकल कैंसर में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो कुछ इन्फेक्शन कारण है, इनको ठीक करके। कैंसर खुद एक इन्फेक्शन नहीं है जो आमतौर पे बहुत से लोग क्लिनिक में पूछते हैं कि इसका कीटाणु बढ़ गया। कुछ एक वायरस है जो कैंसर करते हैं, कैंसर खुद एक कीटाणु नहीं है। कैंसर तो हमारा ही कोशिका है जो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा खान पान, 20 साल 25 साल तक जो हम खान पान का हैबिट रखते हैं, ये कैंसर को बढ़ाता है। पिछले 30-40 साल में जो खान पान में बदलावट आया है, ये कैंसर को बढ़ाता है, इंसिडेंस को।
आज हम जो खाना खाते हैं, जो मेरे टेबल पे मेरे प्लेट में खाना रहता है, उसमें इंसेक्टिसाइड्स की मात्रा, पेस्टिसाइड्स, उसी खेत से ज़्यादा पैदावार करने, बार बार पैदावार करने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की मात्रा, और वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स कार्सिनोजेंस होते हैं और वो हमारे फूड चेन्स में घुस जाते हैं। इसके अलावा जो आज का फूड हैबिट है, फ्राइड फूड्स खाना, फास्ट फूड खाना, आप किसी फास्ट फूड कॉर्नर से जो खाना खाते हैं तो वो तेल को फेंकता नहीं है, उसी तेल में बार बार फ्राई करता है। कौन सा तेल यूज कर रहे हैं, तो ये क्या खाना खा रहे हैं, रेड मीट और डिफरेंट प्रोसेस्ड फूड्स है। जो भी डब्बा में अगर कोई जूस है, खाने का पदार्थ है, डब्बा बंद है तो उसमें कैंसर होने वाले केमिकल्स हैं, लिखा हो या नहीं लिखा हो। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार बोल रहा हूं, कोई भी प्रोसेस्ड फूड आइटम है जो डब्बा में बंद है, जूस से लेके कहीं तक चले जाइए, तो उसमें कार्सिनोजेंस होगा, या तो स्मॉल मात्रा में हो या ज्यादा मात्रा में हो। आप बोल दीजिएगा कि मेरा लैब प्रूफ कर देगा कि इसमें एक भी केमिकल्स नहीं है। भैया मेरे केमिकल्स तो नहीं है, लेकिन वो जो फ्रूट का जूस है वो ताजा तो नहीं है, वो कई महीने पहले बनाया गया था और वो खुद में अपने चेंजेस लाते हैं। कोई भी डिब्बा बंद चीज हो, कोई भी प्रोसेस्ड मीट हो, कोई भी रेडी टू यूज फूड हो, तो किस प्रकार का खाना खाना चाहिए? नेचुरल सात्विक भोजन हो। नेचुरल मीन्स जो नेचर से मिलने वाले हो, ताजी हो, रंगीन हो। कोई भी वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं, कलरफुल हो, फ्रूट्स हो, कलरफुल फ्रूट्स हो, तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। और नॉर्मल जो हम डेली खाते हैं, जैसे हल्दी, उसमें कैंसर रोकने वाले केमिकल्स होते हैं, कुरक्यूमिन, टमाटर में लाइकोपिन, रेड चिली में होते हैं। तो ये सब गार्लिक, ये सब कुछ फूड आइटम्स है जिसमें कि कैंसर से लड़ने की केमिकल्स होते हैं। तो फ्रूट्स की सेवन करें, रंगीन फ्रूट्स की सेवन करें, हरी साग सब्जियों, ताजा साग सब्जियों का सेवन करें, कोशिश करें कि वो ऑर्गेनिक हो। तो क्या खाना है, इस पे ध्यान देना है। और नया रिसर्च आया है जो आपको बहुत कम लोग या अभी तक आपको कोई नहीं बताए होंगे, वो है कि क्या खाना है ये जरूरत है, कितना कैलोरी खाना है, इससे ज्यादा जरूरत है कि कितने देर तक आप खा रहे हैं। 24 घंटे के जो एक दिन होता है उसमें 8 से 7 घंटे के ड्यूरेशन में ही खाना कोशिश करना है, खाना है 8 से 9 घंटे, 7 घंटे। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं। और अभी रिसर्च में साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट डॉक्टर सचिन पांडा सॉल्क इंस्टीट्यूट में, कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग उन्होंने अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया, उससे बहुत सारे क्रॉनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर कम होता है और लाइफ बढ़ता है। तो TRE, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, कितना देर खा रहे हैं ये हमें याद रहेगा। कल हम कितना देर खाए थे, कितना कैलोरी खाए थे। हम डॉक्टर हैं, हम आज तक काउंट करना नहीं सीखे हैं कि कितना कैलोरी खाए। और आप याद करें, जब से सवेरे से उठते हैं तो हमारा मुंह चलते रहता है, चाय, फिर नाश्ता, फिर चाय, फिर दोपहर का खाना, फिर 2 घंटे बाद 3 बजे का खाना। मैक्सिमम हम आज खाना खाते हैं टाइम देख के, भूख लगे या नहीं लगे, टाइम हो गया है तो अब खाना है, मशीन है। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग को फॉलो करना है। पहले लोग हंसते थे, हमारे पूर्वज हजारों साल से फास्टिंग करते आ रहे हैं, लेकिन आज अगर कोई फास्टिंग करता है तो लोग, उसके कलीग्स, उसके सबॉर्डिनेट्स हंसते हैं। सारे रिलीजन्स में फास्टिंग को तवज्जो दिया गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईस्टर के समय, रोजा के समय, और या हमारा हिंदू धर्म हो। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, और इस रीजन को प्रूफ कर दिया एक जापानी साइंटिस्ट ओशिनोरी 2016 में, और उनको 2016 का नोबेल प्राइज मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए मिला। और वो पूरे डॉट्स को कनेक्ट किया कि फास्टिंग कैसे कैंसर को कम करता है, और उस प्रोसेस का नाम रखा ऑटोफेगी। जैसा कि टर्म है, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, खुद से, फेगी मीन्स खाना होता है। तो ये ऑटोफेगी क्या होता है? खुद को खाना।
आज हम खाए जाते हैं और रुकते नहीं है। काम क्या करते हैं, बैठ के कुर्सी पे काम करते हैं, सवेरे 9 बजे से लेके और कभी कभी तो रात के 9 बजे तक करते हैं और क्रेडिट लेते हैं कि हम 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं। खाना ज्यादा खाते हैं, फिजिकली एक्टिव है नहीं। तो ये जो एक्सेस स्टोरेज होते जाता है हम में, ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को बढ़ाता है। लेकिन एक्सेस स्टोरेज होने से क्या होगा, जब हम फास्टिंग के फेज में जाते हैं तो शरीर को एनर्जी चाहिए, ब्रेन को, लीवर को, किडनी को, इनको एनर्जी चाहिए। तो ये उस फास्टिंग के स्टेज में जब शरीर में खाना नहीं है, ये एटीपी जो एनर्जी का करेंसी जिसको बोलते हैं वो जनरेट करता है। शरीर के सेल्स के अंदर जो डैमेज्ड उसके छोटे छोटे पार्ट्स है, ऑर्गेनेली बोलते हैं, उस डैमेज्ड ऑर्गेनेली को जला के, बर्न करके, यूटिलाइज करके एनर्जी निकालता है। जैसे कि दिवाली के समय आप अपने घर के सारे कचरा को साफ करते हैं तो घर हल्का लगता है, तो उसी तरह जब हम फास्टिंग मोड में जाते हैं तो ऑटोफेगी के जरिए शरीर अपना एक एक एनर्जी को यूटिलाइज, एक एक ऑर्गेनेली जो टूटे हुए पदार्थ है शरीर के अंदर, जो टूटे हुए छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज है एक कोशिका के अंदर, उनको डिफरेंट रिएक्शन से यूटिलाइज करके जो शरीर का एनर्जी का करेंसी है एटीपी, उसको बनाता है। तो फास्टिंग करने से क्या फायदा होगा कि जो डैमेज्ड पार्टिकल्स हमारे शरीर में थे उन सबको शरीर पचा जाता है। नेक्स्ट डे आप देखिएगा कि शरीर बहुत हल्का फील करेगा, आपका जो मेंटल आईक्यू उस दिन बहुत क्लियर रहेगा। तो ये ऑटोफेगी एक्टिवेट तभी होता है जब हम फास्टिंग फेज में हैं या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करते हैं। जब हम खाए जा रहे हैं तो आज के लाइफ स्टाइल में लोग फास्टिंग को भूल चुके हैं, खाते जाते हैं। तो ये ऑटोफेगी कंप्लीटली डीएक्टिवेटेड हो गया है। हमारे पूर्वज क्या थे, 50 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, 6 से 7 बजे लोग खाना खा लेते थे, रात होते ही सब सो जाते थे, सवेरे फिर 6 से 7, 8, 9 बजे से मुंह चलना उनका शुरू होता था। तो 12 घंटे का तो फास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाता था। आज हम टीवी देखते हैं, ऑनलाइन काम करते रहते हैं 11 बजे 12 बजे तक, और लेट नाइट टी कॉफी चलते रहता है, और सवेरे फिर 7 बजे उठ के फिर। तो वो जो 12 घंटे का विंडो पीरियड था आज से 50 साल पहले था, वो तो अब हम 6 घंटे का हो गया है। तो ऑटोफेगी जो एक मैकेनिज्म था फिजियोलॉजी का, डिफेंसिव मैकेनिज्म, वो आज कंप्लीटली जीरो हो गया है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग अलोंग विथ फिजिकल एक्टिविटी, आज हम फिजिकली इनएक्टिव हैं। फिजिकली आज हम इनएक्टिव हैं, बैठ के कुर्सी पे काम करते हैं, और अल्टीमेटली पेट का मोटापा देता है, पेट में तोंद रहता है, और ये पेट का मोटापा डेंजरस होता है, ये कैंसर करता है। तो फिजिकली एक्टिव होना है, सप्ताह में 5 दिन कम से कम 40 मिनट चलना है, भागना है, दौड़ना है, खेलना है। ऑफिस में जा रहे हैं, लिफ्ट को नहीं यूज कीजिए, आप इतना ताकत है कि आप सीढ़ी से चढ़ सकते हैं 4 फ्लोर 5 फ्लोर, सीढ़ी का यूज कीजिए। बगल के दुकान में जाना है, थोड़ा दूर भी दुकान में जाना है, पैदल जाइए, बाइक से मत जाइए। तो फिजिकली एक्टिव रहना है। तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, कितने देर में खाना है दिन भर में, 7 से 9 घंटा के बीच में खाना है। ऐसे तो कंसेप्ट है 1 मील और डे, लेकिन ये बहुत ही हार्ड होगा, सब लोग नहीं फॉलो कर सकते हैं। 7 से 9 घंटा में खाना है, जितना खा सकते हैं, और बाकी 14 से 16 घंटा फास्टिंग के फेज में रहने की कोशिश करना है। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग रिसर्च है और डॉक्टर सचिन पांडा के द्वारा, और आने वाले 10-15 साल में देखिएगा ये कितना पॉपुलर होगा। और इसके साथ फिजिकली एक्टिव होके अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन हम रखें तो हम नहीं केवल कैंसर, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज और बहुत सारे ऐसे बीमारी है, मोटापा से, जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो ये हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना के हम कैंसर के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। तो अब चूंकि अवेयरनेस पे टॉक हो रहा है तो कैंसर के बेसिक सिम्टम्स या साइंस को जानना जरूरी है। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन आज फिर से उसको रिपीट करना चाहूंगा। अगर हम ऊपर से शुरू करें, एक एक ऑर्गन्स को लेके चलूंगा। हेडेक,
सर का दर्द, एक ऐसा सर का दर्द जो भोर में नींद से उठा दे, 5 बजे, 6 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात को, वो ब्रेन ट्यूमर का लक्षण होता है। जनरली सोने से हेडेक ठीक हो जाता है, लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग हेडेक हो तो वो ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। मुंह में घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी खाने का आदत है, तो ये ओरल कैंसर का लक्षण हो सकता है। बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी खाने का कोई हैबिट नहीं है, लेकिन मुंह में घाव है और ठीक नहीं हो रहा, और एक शार्प टीथ है जो दांत से बार बार गलफड़ा कटता है हर महीने में 2 बार पिछले 2-3 साल से, तो ये भी बार बार घाव होना गले के कैंसर, मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज का खसखसाहट, किसी टीचर का है तो उसको तो 30-40 साल से है, 3 दिन से है तो वायरल फीवर से है। आवाज का खसखसाहट अगर 2-3 महीने से है तो ये आवाज के बक्से के कैंसर का लक्षण हो सकता है, या फेफड़े के लास्ट स्टेज के कैंसर का लक्षण हो सकता है, पिछले 2-3 महीने से और बढ़ रहा है। इसके अलावा बलगम में खून आना, फेफड़े में पानी आना और पानी का रंग लाल है, तो ये फेफड़े के कैंसर का लक्षण हो सकता है। 2 महीना 3 महीना तक टीबी का दवाई चलते रहता है, पहले स्टेज का कैंसर तीसरे चौथे स्टेज में चला जाता है। खाने की नली में रोटी भात दाल खाने में दिक्कत होता है, या जबरदस्ती बेटा लोग खिला भी देता है तो 3 दिन 4 दिन बाद उल्टी हो जाता है, और याद रहेगा, बोलेंगे कि जो खाना 3 दिन पहले खाए तो वो सब उल्टी में निकल गया। पानी दूध जूस पीने में दिक्कत नहीं होता, ये खाने का नली है, इसमें एक गांठ आ गया है तो पानी दूध तो रिस के चला जाएगा साइड से कहीं से जगह बना के, लेकिन रोटी भात सब्जी सब जमा होते होते फूलते एकाएक बाहर आ जाएगा। ये खाने की नली के कैंसर का लक्षण है। पेट के कैंसर में भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं हो सकता है। गॉल ब्लैडर कैंसर में भी शुरुआती दौर में लक्षण नहीं रहता है। जॉन्डिस होना, पेट में पानी आना, पेट में दर्द होना, ये गॉल ब्लैडर के कैंसर का लक्षण हो सकता है। गॉल ब्लैडर में अगर हम अल्ट्रासाउंड करें इसका तो गॉल ब्लैडर में स्टोन के साथ गांठ हो, तो हमारे कंटेक्स्ट में अगर गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन हो तो प्लान रूप में उसे हटा लेना चाहिए। लीवर में कोई गांठ हो और हेपेटाइटिस बी और सी पहले से था तो ये लीवर कैंसर का लक्षण हो सकता है। आंत हम दाईं आंत और बाईं आंत में बांट देते हैं। 50-55 साल के आदमी 4 ग्राम 5 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके घूम रहे हैं, ब्लड कैंसर नहीं था, खुश हैं, प्लेटलेट ये सब ठीक है। स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड 100-150 का एक जांच करेंगे तो ये आंतों के कैंसर का लक्षण हो सकता है। धीरे धीरे खून रिश्ता है उससे। लेफ्ट साइड के बाईं तरफ के आंत में कब्जियत बताएगा मरीज और बोलेगा जिंदगी में हमको कभी कब्जियत नहीं हुआ था, इधर 3-4 महीने से हो रहा है। प्रोस्टेट कैंसर, पेशाब में दिक्कत के अलावा पीएसए बढ़ा रहना, कमर में दर्द होना, चौथी स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर चला गया है। अब महिलाओं में आए तो ब्रेस्ट कैंसर में एक 60 साल की अम्मा 50 साल की अम्मा आके बोलेगी कि बेटा 6 महीना से ब्रेस्ट में एगो गिल्टी है, गांठ है जो दर्द नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लेट से आए हैं, सोचे कि दिखा लें। कोई भी ब्रेस्ट में अगर दर्द रहित गांठ है 40 साल के ऊपर तो ये कैंसर है, until and unless otherwise proved. Any painless lump in the breast after the age of 40 years is cancer until unless otherwise proved. अगर दर्द के साथ कोई गांठ है तो इन्फेक्शन है, मेस्टाइटिस है, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, दर्द हुआ है, दूसरे दिन महिला आ जाएगी क्लिनिक में, वो घबरा के कि कैंसर हो गया है, वो कैंसर नहीं है। लेकिन 40 साल के ऊपर के बाद वो दर्द रहित गांठ है तो वो कैंसरस है। 40 साल के नीचे दर्द रहित गांठ, पेनलेस लम्प कैंसरस होने की चांसेस हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे जैसे उम्र नीचे लाएंगे 30 साल 25 साल, फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोसिस, ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं, ये कैंसर नहीं है। फिर भी ब्रेस्ट में कोई भी गांठ हो, आप खुद से ज्यादा एग्जामिनेशन करने के चक्कर में नहीं रहे, अपने डॉक्टर से तुरंत मिले। आप जितना एग्जामिनेशन करेंगे टेंशन में होंगे कि ये हो गया ये हो गया, अपने डॉक्टर से तुरंत मिले,
डॉक्टर साहब आपके देख के क्या टेस्ट करना है नहीं करना है, सेल्फ एग्जामिनेशन करना है आपको नहीं करना है बताएंगे। तो कोई भी गांठ हो शरीर में, अगर वो दर्द रहित हो और ग्रेजुअली बढ़ रहा हो, 20 साल से कोई गांठ है वो कैंसर नहीं होगा, 4 दिन का कोई गांठ है कैंसर नहीं होगा। शुरुआती दौर में कैंसर दर्द के साथ नहीं आता है। शुरुआती दौर में अगर कैंसर कहीं दर्द के साथ आएगा तो वो पहले स्टेज में ही सारे लोग मरीजों का कैंसर पकड़ा जाएगा। अब महिलाओं की कैंसर की बात हो रही है तो सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुंह का कैंसर जो है, स्पॉटिंग, 1-2 बूंद खून आना मेंस्ट्रुअल साइकिल महीना के अलावा, या पोस्ट कोइटल संभोग के बाद 1 बूंद खून आना, ये सर्वाइकल कैंसर का अर्ली स्टेज सर्वाइकल कैंसर का लक्षण है, जहां पे कि वो महिला पूर्णतः अपने कैंसर से ठीक हो सकती है समुचित सही इलाज से। ओवरी कैंसर में एक दादी अम्मा आती है, बताती है कि बेटा भूख तो लगता है, 2 गो रोटी खाते हैं तो पेट भर जाता है, भूख लगता है, लेकिन इसको बोलते हैं अर्ली सैटिस्फैक्शन। 2 रोटी खाने के बाद ही भूख लग जाना, पेट में पानी आना तो एडवांस स्टेज में होता है। इसके अलावा ब्लड कैंसर का लक्षण है या लिम्फोमा का लक्षण है, गिल्टी आना, लाल लाल धब्बा होना शरीर पे, और टीबी का जो लक्षण है, टीबी का लक्षण क्या है, शाम को थोड़ा बुखार रहना, कमजोरी होना, वजन कमना, और सिंपल 200 का एगो सीबीसी कराइए तो हीमोग्लोबिन कम होगा, प्लेटलेट कम होगा, कभी कभी ज्यादा रह सकता है, डब्ल्यूबीसी तो 1 लाख में होगा या 200-300 भी रह सकता है कभी कभी। तो ये ब्लड कैंसर का लक्षण है। तो मोटा मोटी कैंसर के बेसिक लक्षण पता होना चाहिए ताकि हम शुरुआती दौर में इस सब करके अपने डॉक्टर के पास या कैंसर हॉस्पिटल में जा सकें। सर्वाइकल कैंसर में एक बात बताना भूल गए कि अपनी बच्चियों को 12-14 साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगा ले। ये 98% सर्वाइकल कैंसर को खत्म कर सकता है, कर देगा। एक ही वैक्सीन है कैंसर का आया है, वो है सर्वाइकल कैंसर का। सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है जब कैंसर का कीटाणु जो सर्वाइकल कैंसर करता है, कीटाणु यहाँ वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसको शरीर में घुसने से पहले अगर ये वैक्सीन ले ले तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उस बच्ची के शरीर में नहीं जाएगा। याद रहे ये वैक्सीन शादी से पहले लेना है, क्योंकि ये वायरस ह्यूमन पैपिलोमा सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय अपने मेल पार्टनर से जाता है। तो शादी से पहले सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगवाना चाहिए ताकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन नहीं हो, वो महिला बेटी इन्फेक्टेड नहीं हो, जो कि यही वायरस 25 साल 30 साल में फिर कैंसर करता है, सर्वाइकल कैंसर करता है। तो आने वाले समय में और भी कुछ कैंसर के वैक्सीन आएंगे, तो हमें ध्यान देना है कि हम कैंसर के प्रति जागरूक रहें, अवेयर रहें, अपने आसपास में जागरूकता फैलाएं। बहुत सारे कैंसर के जो मिथ्स हैं उसको हम खत्म करें, और हम और आप जागरूक होंगे, तंबाकू फ्री टोबैको फ्री वर्ल्ड में रहेंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे और हेल्दी खाना खाएं और टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग को फॉलो करें, तो कैंसर के इंसिडेंस को हम बहुत कम कर सकते हैं और कैंसर का इलाज बहुत हद तक हम क्योर कर सकते हैं अपने भी देश में, राज्य में। धन्यवाद।